कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। लड़के लिया झारखंड। रोबिन हेमरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रोबिन हेमरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय हेमरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंद जी, आज जो आप सम्मेलन कर रहे हो इसका क्या पर्पस है? पर्पस यह है कि आज झारखंडी कैसे बचेंगे। जी, ये झारखंडियों के लिए ही झारखंड बना, लेकिन आज जो स्थिति परिस्थिति है झारखंड के, हमारे झारखंडियों का, उसी को स्थिति को देखते हुए हमको बोलना पड़ता है। और ये सम्मेलन आज हमको बुलाना पड़ा कि भाई जब हम लोगों के लिए राज्य अलग हुआ और यहाँ पर हम लोगों का जगह ज़मीन एक्ट रहने के बाद भी बहुत तरह से यहाँ का ज़मीन लूटा जा रहा है, तो आखिर सरकार नहीं बचा पा रही है। और सरकार का भी पहले कहना था कि हम इस मुद्दे को सरकार में बनने के बाद इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो यही आज है, आज राज्य स्तरीय सम्मेलन है। इसमें हम एक मैसेज हम सरकार को देना चाहते हैं, क्षेत्र के लोगों को देना चाहते हैं कि हम लोगों की लड़ाई जल जंगल ज़मीन की लड़ाई थी शुरू से, और आज भी हमारी लड़ाई वही है। लेकिन आज यहाँ जल जंगल ज़मीन सिर्फ नहीं बच रहा है और यहाँ लोग सुरक्षित नहीं। आपकी क्या क्या मांगे हैं? बहुत मांगे हैं, हम बताएंगे। हेलो गाइस, बस अब इस प्रवीण रोड सांची ब्लॉग्स। तो अभी मैं पहुंचा हूं सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल, कार्निवल बैंक्वेट हॉल बोलते हैं इसको। ये है आपका ड्यूटी का पास, और आज है इवेंट, राज्य सम्मेलन हो रहा है लोबिन हेमरम जी के नेतृत्व में। तो मेरे सामने जो भीड़ दिख रहा है आप देख सकते हो, बहुत से लोग आए हुए हैं जो आदिवासी मुद्दे और स्थानीयता के बारे में बात करेंगे। तो आज कुछ इवेंट्स कवर करते हैं एंड देखते रहो मेरे साथ यूट्यूब चैनल। साथ साथ बना दिए सब कुछ। आइए आप सब बैठिए बैठिए। हमें अलग राज मिला है। आज उतने का हम तस्वीर या फोटोग्राफी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन शहीदों, उन वीरों, झारखंड आंदोलनकारियों के मल्यार्पण स्वरूप पुष्प अर्पित कर हम श्रद्धासुमन करेंगे। और उसके बड़े माइंस मिल रहे हैं, उस पर जांच हो रहे हैं, तो जांच एजेंसी के दरवाजे नहीं जाते हैं और किसी की तो जांचें नहीं होते हैं, उसे प्रमुख बना दिए जाते हैं, उन्हें दूसरे राज्य में बड़े पोस्ट दिए जाते हैं। तो समझ रहे हैं, हमारे ये लोबिन बाबू समझ रहे हैं कि झारखंड आंदोलन के लिए झारखंड लड़ाई लड़ने वाले कितना त्याग दिया, कितना बलिदान दिया, कितनों ने जान गंवा दिया, कितनों माँ बहनों का आपका सिंदूर समाप्त हो गया, बहुत सारे ऐसे घर द्वार त्याग दिया, कितने मर गए हैं। उन लोगों के बारे में कुछ नहीं दिए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझ रहे हैं। वो तो राजगद्दी में बैठे हैं, क्या चम्मच में खाने वाला। अरे कम से कम तो अपने बाप को भी समझो कि जंगल झाड़ में घूमते थे। कम से अपने बाप से पूछोगे झारखंड आंदोलन का दर्द क्या होता था, कांटे झाटे में करते थे, पहाड़ जंगलों में घूमते थे। कम से कम ये तो सब देखो, अपने बाप से जाकर पूछना चाहिए कि झारखंड राज्य कैसे लिया है, झारखंड राज्य कैसे मिला है। किंतु ऐसा बुड़बक चौदह मुख्यमंत्री का अपने बाप से भी नहीं पूछता कि झारखंड राज्य कैसे बना। अरे समझो कि झारखंड के दुख दर्द को समझो, झारखंड राज्य कैसे मिला है। आज सत्ता पर बैठे हैं, कोयला माफिया, लोहा माफिया, साला बड़का बड़का दलाल लगा है। आज जितना ईडी फंस रहा है, हमारे झारखंड के निवासी कोई नहीं है। पंकज मिश्रा क्या झारखंडी है? इसका जो दलाल लोग जो है पांडे, क्या हमारे झारखंडी है?
श्रीवास्तव क्या झारखंडी है? ये तो खूटा बन के बैठा है, ये बंदूक चला रहा है इसके कंधे पर बैठकर, और इसके ने पूरे झारखंड लोग को शोषण कर रहा है, आज जमीन लूटा जा रहा है, मुक्त दर्शन बना हुआ है, और किसी को कुछ नहीं। हम झारखंड के लिए एक पैसा का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को ये समझ में आ जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि 1924 के बाद झारखंड नहीं, जेल या तो झारखंड के बाहर स्टेट में रहना पड़ेगा इसको। यहाँ के आदमी खदेड़ खदेड़ केस करेंगे। इतना ही नहीं, मैं इतना कहता हूँ कि जो अगला एजेंडा में लिखे थे मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो था घोषणा पत्र लिखा था, आज तक लागू नहीं किया। अगले इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितने भी कार्यकर्ता जाएगा, एक एक आदमी जवाब लेगा कि क्यों भाई आपने कितना बेरोजगारी का हल किया है, बेरोजगारी की बहाली की बात करते थे, आज तो बोल रहे हैं बकरी पालो, छेगरी पालो, मुर्गी पालो, सुअर पालो। क्या आपका बेटा यही पढ़ा था? घोषणा पत्र क्यों लिखे थे कि हम नौकरी देंगे तो फलना देंगे, चिलना देंगे, यहाँ आसानी नीति बनाएंगे? क्या उन लोग को डरे नहीं लागू कर रहे हैं? अरे हिम्मत है तो लागू करो, अन्यथा आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता जाएंगे पिटाई होगा। और ये निश्चित है कि आगे 1924 में इसको सीट मिलने न जाए, 5 से 6 सीट मिलने जा रहा है। और ये हमारे विश्वजीत जी, अशोक दा एवं संचालन करते हुए हमारे बीच सर्जन हासदा जी एवं हमारे बीच दयाल चंद्र महतो, हमारे बीच काली महतो जी को मैं एवं जितने भी हमारे पूरे 24 जिला से आए हुए हमारी माता बहनों, भाई, छात्र, युवाओं, सबको हमारा झारखंडी जोहार है, अभिनंदन है। अभी हमारे बीच पूर्व वक्ता अभी हम लोग को सुना रहे थे कि झारखंड बचाओ मोर्चा की जरूरत झारखंड में क्यों पड़ी। ये तो विश्लेषण का भाई ये है कि इस पर तो सोच बनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लविंदा के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने की ज़रूरत है। इसीलिए ये झारखंड बचाओ मोर्चा बनाया गया। कारण झारखंड के झारखंडी जनता आज के डेट में त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। इस त्राहिमाम की आवाज पूरे इंडिया में फैल रहा है कि झारखंड की स्थिति ऐसी बनी हुई, जबकि झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश का संचालन करता है और दिल्ली की बत्ती इसी से चमकती है, ये जान लीजिए। और यही का माटी और बेटी और जंगल जमीन को अलग किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, दूसरे लोगों को बांट दिया जा रहा है। तो आज भी जो बचा हुआ है वो समय है कि समय से कम हम लोग सोच बनाएं और इस मोर्चा को साथ देते हुए अपने अधिकार को लेने का काम करें, अपने हक के लिए लड़ने का काम करना होगा। जैसे हम लोग गहरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो हालात आज ऐसा है, हम किसको बोले दुश्मन, या तो घर में ही दुश्मन हो गए। आप लोग को मैं कोशिश करूँगा संक्षेप में बताने का।
इस देश में झारखंड सबसे पुराना आंदोलन रहा है। थोड़ा समय आप लोग नोट कर सकते हैं माइंड में। ये तो संविधान में लेकर रखता हूँ, ये बहुत विशेष है। मैं कुछ पंक्तियाँ बताऊँगा आप लोगों को। आप लोग, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है ये, लड़ने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इस मीटिंग के बाद आज झारखंड जो बना, मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जा रहा हूँ। अंग्रेज आए, बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, आप लोग नोट कर सकते हैं। और 65 में उन्होंने 1765 में पूरे भारत को, पूर्वी क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। और चूंकि वो तो व्यापारी था, बाद में यहाँ का शासक बन गया। ये 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। फिर यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना जो सत्ता था उसको दे दिया, पार्लियामेंट क्राउन को दिया, ब्रिटिश क्राउन को। मैं बहुत संक्षेप में पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग जानने के लिए। चूँकि अंग्रेज ऐसे ही आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन देखा चूँकि बिखराव था भारत में, उन्होंने हमारी कमजोरियों को देखा और पूरा अधिकृत कर लिया और पूरे अंततः पूरे देश को अधिकृत किया। तो ईस्टर्न साइड में खास करके उनका कोई जरिया नहीं था। तो यहाँ के जो कृषक लोग थे, हमारे लोग यहाँ के, तो यही एक सोर्स था उनको, और वहीं से टैक्स लेना था उनको, वही जरिया था। तो जो लोग यहाँ सीधे साधे भोले भाले लोग थे, उनको क्या पता है कि टैक्स भी लगता है। तो टैक्स इम्पोज किया गया, और टैक्स इम्पोज करने के बाद जब ये टैक्स कलेक्टर लोग जाने लगे तो उनको तो आश्चर्य लगा, और ज़बरदस्ती उनको टैक्स देना था बाद में। और ये रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बना बाद में। और जैसे यहाँ पर हम लोग CNT एक्ट, SPT की एक्ट की बात कहते हैं। और पहला रिवोल्ट 1784 में, उसके पहले चुआड़ विद्रोह हुआ 1769 में, इस साइड में चुआड़ विद्रोह। और 1784 में ही तिलका मांझी ने रिवोल्ट किया, कमिश्नर क्लीवलैंड को उसने मारा। ये पहला एक आक्रोश था यहाँ के लोगों का। और उसके बाद ये विभिन्न जगहों में भूमि विद्रोह हुआ, विभिन्न जगहों में। लेकिन खास जो विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ 1832 में। ये सब का कारण है जमीन। और 1855 में हुआ आपका संथाल विद्रोह। और जैसे हम जानते हैं कि बिरसा आंदोलन हुआ 1895 में। तो ये सारे कारण जो थे, इसका ये चीज़ बना कि ब्रिटिश ने समझ लिया कि ये लोग जान भी जाए क्यों, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ सकता है। ये यहाँ के जो लोग हैं, खास करके आदिवासी लोग जिन्होंने ज़मीन बनाया है, ये मुख्य कारण था। और इसी के कारण से 3 बड़े कानून बने। 1832 में जो कोल रिवोल्ट हुआ सिंहभूम एरिया में, और उसी के नतीजे स्वरूप में 1837 में विल्किंसन रूल बना। और उसी तरह 1855 में जो रिवोल्यूशन है, ये सारे मूवमेंट देश में सबसे पहले हुए हैं। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने लड़ा है। और 1855 में जो लड़ाई सीधो कर चांद भैरव झानो फूलो झानो ने जो लड़ाई मोर्चा संभाला, आप लोग ये जानते हैं, 15 से 20 हज़ार लोगों ने अपनी जान की बलिदान दिया इस लड़ाई में। और अंग्रेज़ों को ये मालूम हुआ, और उन्होंने इस चीज़ को, सच्चाई को जानते हुए कि यहाँ की जो जनता है, आदिवासी इसमें खास है, जान देगा ज़मीन नहीं दे सकता है। और 1855 के तुरंत बाद उन्होंने SPT एक्ट बनाया। और उसी तरह जैसे हमने कहा कि विल्किंसन रूल बना 1837 में, और बिरसा ने आंदोलन किया यहाँ पर। और आंदोलन के स्वरूप यहाँ पर CNT एक्ट बना। इसमें विशेष जो प्रावधान दिए गए हैं, ये ज़मीन यहाँ के लोगों का अधिकृत नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप लोग को पढ़ना चाहिए
जो बातें लिखी हुई है कानून में उसको जाना चाहिए। मैं एक कानून केवल बताना चाहूँगा CNT एक्ट के बारे में। धारा 46 कहता है कि कोई भी आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। और उसके बाद उसमें प्रावधान ये भी दिया गया ST SC BC का खास करके 46(1)B में है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें SC का SC, BC का BC, BC में जाएगा और ST का SC, गैर लोग नहीं ले सकते, ये प्रावधान दिया गया है। और यदि धारा 46 का उल्लंघन होता है तो 46 के 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस ज़मीन का जिसने गैर तरीके से ले लिया है, अवैध तरीके से लिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति को। और इसके बाद संविधान में सारी व्यवस्थाएं दी गई। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा, जो कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दुखद बात यह है कि झारखंड तो बना झारखंडियों के लिए, हम लोग लड़े, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, लेकिन आज झारखंड आखिर किसके लिए बना? आपको मालूम हो, ब्रिटिश आने के बाद 1912 में हालात ये था, जब पूरे पूर्वोत्तर में ब्रिटिश के अधीनस्थ ये राज हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा खास करके, तो यहाँ ये महसूस किया गया कि बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में। कारण यही था कि उनको कोई नौकरियां नहीं मिलती थी, सारे जगहों में बंगाल के लोग अधिकार कर रहे हैं, और उन्हीं के विरोध स्वरूप इन्होंने बंगाल से अपने को अलग किया, ये 1912 में। और चलते चलते करीब 24 साल पहले ये उड़ीसा वालों ने एहसास किया कि उनको कोई अधिकार तो मिलता नहीं है, यहाँ के लोग सारे पदों में, जगहों में अधिकार जमाए हुए हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप 1936 में उड़ीसा ने अपने को अलग किया बिहार से। लेकिन 64 साल के बाद 2000 में झारखंड अलग हुआ, बाकी तो पहले हो गए। और झारखंड तब अलग हुआ जब बाहर के लोग, बिहार, यूपी के लोग यहाँ भर चुके थे, और इन्होंने एहसास किया जब झारखंड में सब बाहर के लोग भर गए हैं, तब झारखंड अलग करने से फायदा है उनको। और आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से, लेकिन वस्तुस्थिति यह है झारखंड से बिहार अब तक अलग नहीं हुआ है। आप लोग कितना एहसास करते हैं ये हमें पता नहीं। सारी व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में कहते हैं 4 स्तंभ जो होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संचार, ये चारों तंत्र में बाहरियों का कब्जा हो गया है। चारों तंत्र में बाहरी लोगों का कब्जा है, और हम भी फिर भी शांत हैं, मस्त हैं। इस चीज़ को जानना चाहिए। तो सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी हालत बुरा से बुरा है। कानून तो बने हुए, आपकी जानकारी के लिए यहाँ बगल में HEC है। HEC को 58 के बाद 1958 में रशियन कंपनी यहाँ थी, और इसको अधिकृत किया गया 8187 एकड़, जहाँ पूर्ण रूप से आदिवासी रहते थे और यहाँ के मूलवासी रहते थे। विकास के नाम से HEC बना, आज हालात आप जानते हैं। और वहाँ से जितने भी लोग थे यहाँ के मूल, सब भाग गए, यहाँ पर भगा दिया गया उनको। और आपकी जानकारी के लिए आप लोग को मालूम होगा, 1 एकड़ ज़मीन का कीमत, ये हमारे विश्वजीत सादेव है, बताएंगे, मेरे ख्याल से वो करेक्ट करेंगे, 1 एकड़ ज़मीन का दाम दिया गया 300 रुपया। और जहाँ तक हमें जानकारी है, उस ज़मीन का दाम आज कम से कम 5 करोड़ एकड़ हो गया है, जिसमें कभी यहाँ के लोग रहते थे। 300 रुपया की ज़मीन, तेनू घाट, जमशेदपुर का एरिया, HEC तो हो गया, बोकारो, कम से कम 3.85 लाख एकड़ अधिकृत कर लिया गया है। 35,000 एकड़ चांडिल डैम ने बनाया गया। कहने का मतलब, झारखंड से कानून के रहते, नियम के रहते, विकास के नाम से कम 20 लाख एकड़ ज़मीन अधिकृत कर लिया गया है। ये आपकी जानकारी के लिए।
और 17 से 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं अपने जगहों को छोड़ के, जिसको उन्होंने बनाया था। तो ये हालात है आज। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, विशेष बात आप लोग मन में बांध के चलिए। और दुखद बात क्या, 84 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करना है चौड़ीकरण के लिए, और 67 करोड़ रुपया उसके लिए निर्गत किया गया है उस रोड का चौड़ीकरण के लिए। और अभी हाल का समाचार ये, विश्वजीत बताएंगे कौन है वो व्यक्ति, 68 करोड़ रुपया का खर्च नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने खा लिया उसको, और कुछ हमारे नेताओं को कुछ बांटा गया, वो पैसा लूट हुआ है सीधा सीधा। ना रोड बना, ना रोड चौड़ीकरण हुआ, ना जमीन अधिकृत हुआ। तो यहाँ खुलेआम लूट हो रहा है। जो भी आज के नेता जो हमारे बैठे हुए हैं, मैं नाम विशेष नहीं लूँगा चूँकि हम लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। जो भी पैसे आते हैं सेंट्रल से, वो धारा 275A के तहत आता है आदिवासियों के लिए, सैकड़ों करोड़ रुपया, और उसका लूट यहाँ पर हो रहा है। उसी तरह एसटी के बाद एससी और बीसी का पैसा भी आता है सेंट्रल से, सारे पैसों का लूट हो रहा है, केवल बिल समर्पित किया जाता है। और हमारे नेता जो आए दिन भाषण देते हैं, सब लोग उसमें सम्मिलित हैं, लूटने में, लुटाने में। ये आप लोग की जानकारी के लिए। तो पैसे तो आ रहे हैं। इस झारखंड का चौहद्दी आपको मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। ये झारखंड अगर होता पहले के अनुसार, हमारे नेताओं ने जिसके लड़ा, अगर वो होता बृहद झारखंड, तो कम से कम ये करीब 63,859 वर्क माइल्स, कहने का मतलब 1,20,000 एरिया से बड़ा होता है, वर्ग किलोमीटर होता। और ये घट के इसमें बहुत बड़ा गेम हुआ है। और इस गेम के तहत संयोग से मेरे पिताजी, मेरे बाबा विधायक थे उन दिनों आंदोलनकारी थे, तो हमें इसलिए पता है, डाटा हुआ। तो ये झारखंड कम हो करके, इसमें बहुत बड़ा गेम हुआ, साजिश हुआ, और ये कम हो करके 79,714 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। ये बात सच है कि यहाँ पर जल भी है, जंगल भी है, खनिज भी है। आपकी जानकारी के लिए 40% देश का 40% खनिज इस झारखंड धरती से है। कम से कम 35 किस्म के मिनरल्स हैं, खनिज हैं। सरकारी डाटा के अनुसार 31 किस्म के हैं, और उसके बाद 2-4 और भी खनिज निकाले गए हैं। 35 किस्म के ये हैं। और ऐसी परिस्थिति में झारखंड गरीब है। वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट इन इंडिया झारखंड। आखिर क्यों? सबसे नंबर 1 कोयला है, सबसे नंबर 2 लोहा है, बाकी अबरक भी है, टंगस्टन भी है। अब जमशेदपुर एरिया में अभी एमरल्ड भी मिला है, आप लोग की जानकारी के लिए, बृहद रूप में। आखिर क्यों है ऐसा? क्यों हालत बुरा है? मैं पढ़ रहा था, बहरीन जैसा देश 365 वर्ग किलोमीटर में, बहरीन गल्फ कंट्री में, और वहाँ का दुनिया में करीब सबसे इकोनॉमी जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत जो आय होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 365 वर्ग किलोमीटर। और ये समझ लीजिए जहाँ खनिज से भरा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्यों है? हम जनता कितना जानकार है वस्तु स्थिति के बारे में? तो ये भाइयों बहनों, इसको चीज़ जानना हर व्यक्ति को जानना चाहिए। झारखंड बचाओ मोर्चा आखिर बना है, आखिर किसके लिए? झारखंड बचाने के लिए। अब झारखंड को बचाइएगा कैसे? सवाल ये है। संविधान में सारी बातें लिखी हुई है। ये संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। और अंबेडकर ने कहा था, जिसका निर्माता थे अंबेडकर, उन्होंने कहा था अपने वक्तव्य में कि संविधान जितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान का कोई औचित्य नहीं है। संविधान का निर्माता ने इस बात को कहा था 50s में
तो चूंकि हम लोग संविधान के बारे में जानते नहीं हैं और ये जानना जरूरी है, जैसे कि मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। स्थानीयता की बात आई है, स्थानीयता की बात आई है, सिंटेक्ट के बारे में हल्का हमने कहा, आप लोग पढ़ सकते हैं। और मैं 2-3 चीज़ों पर खास करके फोकस करके बता करके मैं अंत करना चाहूँगा। स्थानीयता आखिर किसके लिए होना चाहिए? स्वाभाविक है कि यहाँ के लिए होना चाहिए। मैं झारखंड बनने के बाद जिस हमने चौहद्दी बताया, यहाँ की जनसंख्या थी 2000 में, झारखंड बना 2001 में, यहाँ की जो जनसंख्या थी हमें जहाँ तक याद है 2,69,829 और उसमें से 78% ग्रामीण पॉपुलेशन है। उसका जो प्रतिशत आता है 8,10,00,000, माने 78% ग्रामीण पॉपुलेशन है और 59 लाख जो शहरों में रहते हैं, और ये 59 लाख के अंदर हम लोग भी रहते हैं। अगर उसको 10% भी निकालिएगा तो कम से कम 78 और 10 88 होता है। आप बताइए कि आखिर झारखंड किसके लिए होना चाहिए, किस पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, कौन किसके लिए नीति बनना चाहिए? स्वाभाविक है स्थानीय नीति उनके लिए बनना चाहिए। स्थानीय नीति का जो डिफिनीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द पर्सन, परमानेंट रेसिडेंट जो परमानेंट लोग हैं, ऑफ द पर्सन इज डोमिसाइल, जो परमानेंट लोग हैं उन्हीं के लिए डोमिसाइल होना चाहिए। और डोमिसाइल का आधार है या तो विशेष जो मकसद है ये है नियोजन के मामले में। और आप लोगों की जानकारी के तौर पे 1982 में बिहार सरकार ने स्थानीय नीति बनाया था और उसमें स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा उसने तय की थी और उसमें कहा था स्थानीय यहाँ के लोगों की उसका आधार होगा जिला, जिला में पिछले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो यहाँ के मूल लोग हैं, जिनका जमीन वास्कित में जिसका नाम है, वही यहाँ का स्थानीय होगा। और 2016 में झारखंड बनने के बाद, बहुत वर्षों के बाद, इसको हाई कोर्ट ने स्थानीय नीति को खारिज करते हुए सरकार से उसने कहा, तब की सरकार से कहा कि अब स्थानीय नीति बनाओ और स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करो। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्थानीय व्यक्ति की जगह स्थानीय निवासी को सरकार ने परिभाषित किया और 6 पॉइंट उसमें रखा। इसमें कहा खाता खतियान की बात तो उसने कहा, जिसका यहाँ भाषा, संस्कृति, परंपरा से जिसका परिचय होगा वो झारखंड निवासी होगा। और दूसरा उसने कहा कि जो पिछले 30 वर्षों से रह रहा है वो झारखंड निवासी होगा, स्थानीय निवासी होगा। जो सरकारी नौकरियों में है, जो संवैधानिक पदों में आसीन है, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, वो यहाँ का स्थानीय निवासी हो जाएगा, स्थानीय व्यक्ति नहीं। आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जानबूझकर, जिसके बारे में हमें पता नहीं, स्थानीय निवासी की परिभाषा तय की। और आज कोई भी घूमते फिरते यहाँ पर आता है जिसने जन्म लिया है, और स्थानीय निवासी बन जाएगा और नौकरी में अप्लाई कर सकता है। ये स्थिति है। तो आप लोग भी जानना बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों, क्योंकि हमें रोका जा रहा है बहुत सारी बातें बताने के लिए। तो आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग को जागरूक बनना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसमें धारा 16 में स्थानीय व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, स्थानीय व्यक्ति कौन होगा, उसको नौकरियों में क्या स्थान मिलेगा। धारा 16 का 4 तो जानना चाहेंगे तो अलग से आप लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं बताऊंगा निश्चित रूप से। आज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत करता हूँ। बहुत पढ़ाई छोड़ा, नौकरी छोड़ा, जेल गया, कितनी रंडी ना माजियो ना बनाओ ना उना ना चौक ना नवा झारखंड अलग राज्य। लेकिन ये सरकार किसके साथ सरकार बनाई? वो आदमी के साथ अखंड अखंड जो बोलते रहा, वो क्या झारखंड हम लोग को देता? कभी सर कांग्रेस दो बाई नवाल की कुरुमुटुल्दा ना आंदोलन किया था कांग्रेस, आरजेडी साथ में सरकार है, सरकार में है, वो तो सीधे इनकार कर देता था, भाई मेरी लाश पर झारखंड बनेगी। तो आप बताओ संबंध उन लोग का नैतिक है या अनैतिक है? तो उसका नतीजा क्या निकलेगा?
हमारी जो डिमांड है उसके विपरीत है, उसके विपरीत जा रहा है। न नियोजन नीति हो रहा है, न विस्थापन नीति बन रहा है, न स्थानीयता बन रहा है, न सीएनटी, न एसपीटी, एक भी काम हम लोग का ठीक से नहीं हो रहा है।